नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हमने अपने इस लेक्चर में फरवरी 2023 में जो भी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उनके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमें मिले हैं उनको हमने शामिल किया है। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया। तो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, इसको समझ लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। और महादेव गोविंद रनाडे ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। और दूसरा फैक्ट यहाँ से पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कई बार फैक्ट पूछा गया है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की। 1905 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनारस में अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनके बारे में ये कुछ दो चार फैक्ट याद रखने, बार बार पूछे जाते हैं। इसमें अगला ऑप्शन है आपका दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में एक फैक्ट पूछा जाता है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन, भारत के वयोवृद्ध पुरुष, भारत के वयोवृद्ध पुरुष। दूसरा फैक्ट इनके बारे में यह पूछा जाता है कि ब्रिटेन की संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय। तो ब्रिटेन की संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये 1892 में ब्रिटेन की संसद के सदस्य बने और ऐसी उपलब्धि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। और दादा भाई नौरोजी ने भारत के सबसे पहले राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का गणना किया। इन्होंने 1867-68 में भारत के प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताया। 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय इन्होंने बताई थी। और दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म से थे और इन्होंने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की दादा भाई नौरोजी ने। तो ये चीजें ध्यान में रखना है दादा भाई नौरोजी से। और अगला ऑप्शन है आपका वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने 1899 ईस्वी में मित्र मेला नामक संगठन का गठन किया था। मित्र मेला, तो मित्र मेला नामक एक संगठन का गठन किया था वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने। और 1904 ईस्वी में यही मित्र मेला नामक जो संगठन है ये तब्दील हो गया अभिनव भारत संस्था में। अभिनव भारत संस्था, तो अभिनव भारत में ये तब्दील हो गया 1904 ईस्वी में। अर्थात अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मित्र मेला का गठन किसने किया, वीडी सावरकर ने। एक क्रांतिकारी संगठन था। इसी प्रकार अभिनव भारत नामक संस्था का गठन किसने किया, तो वीडी सावरकर ने। और इनके भाई थे गणेश सावरकर। दोनों लोगों का इनमें प्रमुख योगदान था इन संगठनों के संचालन में। और अगला ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के बारे में एक चीज ध्यान रखना है कि 1924 में कानपुर में चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल, इन सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। तो 1924 में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। कहां पर, कानपुर में। और 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली में इसी संगठन को
तब्दील कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा गया 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। ब्रिटेन की संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का लंदन में गठन किया। इन्होंने एक संगठन की स्थापना मुंबई में की थी, रहनुमाई मजदयासन सभा। और सबसे पहले भारत में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी के बारे में एक फैक्ट ये पूछा जाता है कि ये किस धर्म को मानने वाले थे? पारसी धर्म से थे। पारसी धर्म, ये पारसी धर्म से संबंधित हैं। तो इन्हें याद रखना है। और अगर आपका जो अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? तो सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान ये पटियाला में है। तो सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान ये पटियाला में है। और कोलकाता में, ये भी फैक्ट याद रखना है कि कोलकाता में कौन सा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय संस्थान है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से है? तो ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में है। कटक, तो 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस को 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था कटक में। और इसीलिए 23 जनवरी को भारत सरकार के द्वारा और भारत के द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में। इनके सम्मान में नेताजी पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है। तो ये चीजें सुभाष चंद्र बोस के बारे में ध्यान रखनी है। और जापान, अगला ऑप्शन है जापान। तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज का नेतृत्व जापान से किया था। तो ये भी याद रखना है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। और 1938 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और 1939 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव जीते सुभाष चंद्र बोस। लेकिन गांधी जी से थोड़ा सा मतभेद होने के कारण इन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। और 1939 में ही इन्होंने अपने एक नए राजनीतिक दल का गठन किया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो चीजें नेताजी के बारे में याद रखना है। इन्होंने एक स्लोगन दिया, नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो का नारा दिया। इनकी एक पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। तो ये सारी चीजें सुभाष चंद्र बोस के बारे में याद रखना है। और इन्हें देश नायक के क्वेश्चन लेखपाल में पूछा गया था। देश नायक, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो गंगा नदी ये भारत की राष्ट्रीय नदी है। इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गम। और प्रयागराज में संगम है, अर्थात गंगा में यमुना नदी मिलती है। और अगला जो फैक्ट ऑप्शन है आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो इसको भी याद रखना है। तो भागीरथी प्लस अलकनंदा, ये दो नदियां उत्तराखंड से निकलती हैं। तो उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। उत्तराखंड में एक दूसरा ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपत। तो उत्तराखंड में दो ग्लेशियर है, एक का नाम है गंगोत्री, एक का नाम है संतोपत। तो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है और संतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। ये दोनों नदियां उत्तराखंड में ही देवप्रयाग में मिल जाती हैं और इन दोनों नदियों के जल से एक संयुक्त जलधारा बनती है जिसे गंगा कहते हैं।
तो एक प्रकार से जिस गंगा नदी की हम बात करते हैं उस गंगा नदी का जो ये गंगा नदी, गंगा नाम पड़ता है, ये देवप्रयाग उत्तराखंड से पड़ता है। दो नदियां आपस में मिलती हैं तो उन्हीं के संयुक्त जलधारा को गंगा नदी कहते हैं। अगला ऑप्शन है आपका गंगा सागर। तो गंगा सागर पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है गंगा नदी का। और ये जो गंगा नदी है इसे पश्चिम बंगाल में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ये जो पद्मा नदी है अर्थात पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और वहां ये जमुना में मिल जाती है। जमुना कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी को पश्चिम बंगाल में जमुना कहते हैं, सॉरी बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। तो बांग्लादेश में पद्मा जमुना से मिल जाती है। तो यहां से आपसे पूछा गया है गंगा नदी का मुहाना कहां पर है? गंगा सागर, बंगाल की खाड़ी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीबीडीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सीबीडीटी का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष कर के संबंध में ये एक संगठन है भारत का। इसके वर्तमान अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है तो नितिन गुप्ता, सीबीडीटी के अध्यक्ष है नितिन गुप्ता। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष है नितिन गुप्ता। अगला ऑप्शन है तपन कुमार डेका। तो आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत का एक खुफिया विभाग है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, खुफिया विभाग, ये खुफिया एजेंसी है, ये भारत की एक खुफिया एजेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो। और इसके जो प्रमुख हैं वो तपन कुमार डेका हैं। अगला ऑप्शन है आपका ऋतुराज अवस्थी। तो ऋतुराज अवस्थी के बारे में ध्यान रखना है, ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अध्यक्ष, तो 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया। पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले विधि आयोग का गठन 1955 में हुआ था। यह भी एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है, हाल ही में जो सीजीएल का एग्जाम हुआ कि पहले विधि आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? एमसी सीतलवाड़, एमसी सीतलवाड़। और यही एमसी सीतलवाड़ भारत के पहले महान्यायवादी थे। तो भारत के जो पहले महान्यायवादी थे एमसी सीतलवाड़, इन्हीं को 1955 में भारत के स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था तब अंग्रेजों का शासन था और उसके तहत भी भारत में एक विधि आयोग का गठन हुआ था 1834 में और उस विधि आयोग का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। अगला ऑप्शन है आपका अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन के बारे में ध्यान रखना है, ये भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। तो भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। तो आपसे पूछा गया है सीबीडीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नितिन गुप्ता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया? तो ये जो अशोक हैं ये मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी फैक्ट आपसे पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु, पुरोहित, प्रधानमंत्री चाणक्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना की, अर्थात मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार हुआ। बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार का पुत्र अशोक हुआ। तो अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना और अशोक अपने राज्याभिषेक की बहुत सी घटनाएं अशोक के राज्याभिषेक से ही व्यक्त की जाती है। राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद अशोक ने ये काम किया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। एक क्वेश्चन आपसे अशोक से पूछा गया था कि अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई थी। एक क्वेश्चन अशोक से आपके एग्जाम में ये पूछा गया कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और इसे अशोक ने बनवाया था। तो अशोक से बहुत से क्वेश्चन पूछे। अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी था, पिता का नाम बिंदुसार था और ऐसा बताया जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके अवध की सत्ता प्राप्त की थी। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है 8 वर्ष। तो जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था और ये अशोक शासक का बना था 269 ईसा पूर्व में। तो 261 ईसा पूर्व अर्थात 8 साल का अंतर आ रहा है। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद
कलिंग पर आक्रमण किया। लेकिन इसमें जब युद्ध नीति के माध्यम से अशोक ने जब कलिंग जिसे वर्तमान में उड़ीसा कहते हैं, कलिंग पर आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व में, तो यहाँ पर व्यापक नरसंहार हुआ। इस व्यापक नरसंहार से अशोक दुखी हो जाता है और वो युद्ध नीति को त्याग देता है और धम्म नीति को अपना लेता है। तो आपके एसएससी जीडी के ही पेपर में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस भारतीय शासक ने युद्ध नीति के स्थान पर धम्म नीति को अपनाया, तो अशोक ने। तो कई क्वेश्चन आपसे पूछे गए, सभी हमने बता दिए। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया तो अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद बोध गया की यात्रा की। बोध गया अर्थात महात्मा बुद्ध को जहां पर बोध ज्ञान प्राप्त हुआ था वहां की यात्रा की अशोक ने, क्योंकि इसके 2 साल पहले अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो बोध गया की यात्रा की अशोक ने। अगला ऑप्शन है 20 वर्ष। तो 20 वर्ष बाद क्या किया अशोक ने, 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की। लुम्बिनी, ये भी अर्थात अशोक ने जब 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, व्यापक नरसंहार हुआ, इससे दुखी होकर उन्होंने युद्ध नीति को त्याग दिया, धम्म नीति अर्थात धर्म नीति को अपना लिया और महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए जो भी स्थल थे उनकी यात्रा करना शुरू कर दिया। तो राज्याभिषेक के 8 वर्षों बाद कलिंग पर आक्रमण किया, 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की, 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की और 17वें वर्ष में तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। ये भी याद रखना है, अशोक के संबंध में सभी फैक्ट पूछे जाते हैं, तो ये पहला आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं। तो मूल अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक अधिकार मूल अधिकार कहलाते हैं। ये मूल है, जड़ है, आधार है, अर्थात अन्य अधिकार जो एक मनुष्य होने के नाते मिलने चाहिए वो तभी मिल सकते हैं जब किसी इंसान के पास मूल अधिकार हो, अर्थात आधारभूत अधिकार हो। तो मूल अधिकार का प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने यूएसए से लिया। तो फंडामेंटल राइट्स, जिन्हें हिंदी में मूल अधिकार कहते हैं, तो मूल अधिकार का प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने अमेरिका से लिया। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये अमेरिका से ग्रहण की गई। और प्रस्तावना का विचार, उद्देशिका का विचार, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया। हालांकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो कुछ फैक्ट हैं जो अमेरिका से ग्रहण किए गए हमारे संविधान में, उनको याद रखना है। यूके, यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली को लिया गया यहां से। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, प्रधानमंत्री सिस्टम। तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई, प्रधानमंत्री प्रणाली ब्रिटेन से ली गई। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया। तो ये ब्रिटेन से ग्रहण किए गए कुछ प्रावधान है। रिटें, जो मूल अधिकार, तो अमेरिका से लिए गए, लेकिन आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। हालांकि हाई कोर्ट के रिट जारी करने का अधिकार ज्यादा व्यापक है। और ये जो रिटों का प्रावधान है ये ब्रिटेन से लिया गया है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। कनाडा से संघीय व्यवस्था, संघीय ढांचा कनाडा से ग्रहण किया गया है, ये चीज ध्यान रखना। जर्मनी, आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वीमर संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो मूल अधिकार यूएसए से। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 1919 में गांधी जी ने किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया। तो रॉलेट एक्ट, ये मार्च 1919 में आया। और रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया। रॉलेट सत्याग्रह क्या है, सत्य को मान के आग्रह करना। तो रॉलेट एक्ट क्या था,
इसके तहत किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। आपका जो सीजेल का पेपर हुआ है दिसंबर 2022 में, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेजों के द्वारा जो रॉलेट एक्ट, ये कानून बनाया गया था ब्रिटेन की संसद में, इसके तहत अगर किसी भारतीय को गिरफ्तार किया जाता था तो कितने वर्षों तक जेल में रखा जाता था, उसे कितनी अवधि तक रखा जाता था, तो 2 वर्ष तक। अर्थात किसी व्यक्ति पर अगर कोई संदेह हो जाता था ब्रिटिश सरकार को कि कोई अपराध कर सकता है, तो संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। अर्थात हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका दमन करने के लिए अंग्रेजों ने ये कानून बनाया था। और कोई अपराध करे या न करे, अपराध करने से पहले ही, अर्थात अपराध क्या करेंगे, वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो उनको क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार करके जेल में डाल देना, ये अंग्रेजों का एक कानून था। हमारे देश के क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दमन करने का कानून था ये। इसे हमारे देश के लोगों ने काला कानून कहा, क्योंकि ये काला कानून था। इसे नो अपील, नो वकील, नो दलील का कानून कहा, क्योंकि इसके खिलाफ कहीं अपील दलील नहीं की जा सकती थी। और इसी कानून के तहत पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये पंजाब के बहुत लोकप्रिय नेता थे, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। तो पंजाब की जो जनता थी, अपने नेताओं को छुड़ाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में अमृतसर के जलियांवाले बाग में हजारों की तादाद में लोग एकत्र होते हैं एक सभा का आयोजन करने के लिए। और वहां पर जनरल डायर, जो सेना का प्रमुख था, वो क्या करता है, गोलियां चला देता है शांतिपूर्वक सभा करने वाली नियत्थी भीड़ पर, और सैकड़ों लोग देश के लिए शहीद हो जाते हैं, हजारों लोग देश के लिए, आजादी के लिए घायल हो जाते हैं। और इसी कानून के खिलाफ महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, तो रॉलेट सत्याग्रह चला रहे थे। रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी का एक ये अखिल भारतीय आंदोलन था, रॉलेट सत्याग्रह, अर्थात गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था रॉलेट सत्याग्रह। इससे पहले महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण में किसानों के समर्थन में एक आंदोलन चलाया, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा गया। वो चंपारण के किसानों के लिए था। इसके बाद 1918 में गांधी जी ने खेड़ा के किसानों के समर्थन में, क्योंकि किसानों का शोषण हो रहा था, तो खेड़ा गुजरात में किसानों के समर्थन में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, जिसे खेड़ा सत्याग्रह कहा। वो खेड़ा के किसानों के लिए था। इसके बाद 1918 में ही गांधी जी ने अहमदाबाद में जो मिल में काम करने वाले मजदूर थे, उनके हितों की रक्षा के लिए, उनके समर्थन में अहमदाबाद मिल सत्याग्रह का संचालन किया। ये अहमदाबाद के लिए था। ये जो रॉलेट सत्याग्रह है, ये पूरे देश के लिए था। तो एक प्रकार से गांधी जी का ये पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह था, रॉलेट सत्याग्रह। अगस्त प्रस्ताव कब आया, तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। अगस्त प्रस्ताव अर्थात 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के दौरान अंग्रेजों ने क्या किया, बिना भारतीय नेताओं से सलाह मशवरा किए भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। अर्थात भारत के जो नेता थे, नेतृत्वकर्ता थे, कई प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लगभग 11 में से 8 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी। तो जो भारत की जनता के प्रतिनिधि थे, जिन्हें जनता ने चुना था और उन्हें अपनी सरकार के अंग के रूप में चुनकर ऊपर भेजा था, उनसे बिना सलाह लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। इससे 11 में से 8 प्रांतों में जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अंग्रेजों को यह लगा कि उनकी सेना द्वितीय विश्व युद्ध में लगी है और भारत में सेना पर्याप्त मात्रा में है नहीं, और भारत में अगर कोई बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा तो अंग्रेज उसका दमन नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारतीयों को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव रखा भारतीयों के समक्ष, अगस्त प्रस्ताव। और इसके विरोध में गांधी जी ने क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, अगस्त प्रस्ताव कब आया, 1940 में। इसके विरोध में गांधी जी ने क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया 1940 में ही। और नमक कानून, तो नमक कानून अर्थात अंग्रेजों ने क्या किया था कि नमक कानून के तहत एक ऐसा कानून बनाया था
कि नमक बनाने का अधिकार केवल अंग्रेजों का था। ब्रिटिश सरकार ही नमक बना सकती थी, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। और नमक में बहुत ज्यादा टैक्स लगाया गया था, क्योंकि नमक प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता थी। और नमक अगर कोई भारतीय बनाएगा तो उसे जेल की सजा होगी। इसलिए महात्मा गांधी ने क्या किया, नमक सत्याग्रह के माध्यम से गुजरात के नवसारी जिला के दांडी नामक गांव पहुंचते हैं और वहां समुद्र के किनारे नमक बनाते हैं और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता था। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के माध्यम से नमक कानून को तोड़ा। तो नमक कानून के विरोध में गांधी जी ने अर्थात नमक सत्याग्रह चलाया। तो नमक कानून के विरोध में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया, और नमक सत्याग्रह का ही एक भाग है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में शुरू हुआ। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, क्रिप्स मिशन। तो नमक ये कब हुआ, नमक कानून को गांधी जी ने कब तोड़ा, तो नमक सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया 1930 में। तो ये चीज ध्यान रखना है। और 1857 की क्रांति के बाद नमक कानून बनाते हैं अंग्रेज। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया, और इस क्रिप्स मिशन में ऐसे कुछ शर्तें थीं जो हमारे नेताओं को अच्छी नहीं लगी। वही शर्तें जो अगस्त प्रस्ताव में रखी गई, वही शर्तें जिसे भारतीयों ने पहले ही ठुकरा दिया था, उन्हीं शर्तों को अर्थात उन्हीं प्रस्तावों को क्रिप्स मिशन के माध्यम से फिर रखा गया, जो भारतीय नेताओं को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इन शर्तों को सुनकर, पढ़कर। तो इसके बाद गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, नमक कानून के विरोध में नमक सत्याग्रह शुरू किया, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, और रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1919 में गांधी जी ने किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया, 1919 में। तो 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। तो राष्ट्रपति ये महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी के पद का उल्लेख आर्टिकल 76 में है। राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और इसके पद का उल्लेख आर्टिकल 165 में है। मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। किस आर्टिकल के तहत, 164 के तहत। और कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और इसके पद का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो 148 में। तो ये चीजें ध्यान रखना है, बहुत ही फैक्ट पूछे जाते हैं। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। अगला ऑप्शन है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला ऑप्शन है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 हाफ H2O, ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अगला ऑप्शन है आपका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, CaSO4.2H2O। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ये है जिप्सम। जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो ये जिप्सम है, और ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला आपके जीडी के पेपर में पूछा गया। संगमरमर में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चाक में इनमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम ऑक्साइड इसका आम नाम क्या है, इसे आम बोलचाल की भाषा में बिना बुझा चूना कहते हैं, बिना बुझा चूना।
कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें आपसे पूछा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर पश्चिम बंगाल का लेना है। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो इसमें आपका जो पहला, पश्चिम बंगाल भारत का एक राज्य है, ये किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो सबसे पहले हमें पहले ऑप्शन पर डिस्कस करना है नेपाल। तो भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो एक हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड प्लस उत्तर प्रदेश प्लस बिहार प्लस पश्चिम बंगाल प्लस सिक्किम। तो भारत के इतने राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं और हाल ही में नेपाल में चुनाव हुआ है और पुष्प कमल दहल प्रचंड वहां के प्रधानमंत्री बने हैं और यहाँ पर इस समय राष्ट्रपति कौन है, विद्यादेवी भंडारी। यहाँ की राजधानी क्या है, काठमांडू। सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू में। और हाल ही में भारत एवं नेपाल के मध्य जो सैन्य अभ्यास हुआ है उसका नाम है सूर्य किरण। भूटान, तो भूटान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो एक है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल ये भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे जीडी में ही पूछा गया कि भारत का कौन सा राज्य जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। अगला ऑप्शन है म्यांमार। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भूटान के साथ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल तो ये सीमा साझा करते हैं। आपसे पूछा क्या है, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है ये देखना है हमें कि पश्चिम बंगाल यहाँ पर ये है और पश्चिम बंगाल यहाँ पर भी है और पश्चिम बंगाल यहाँ पर भी है। तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो तीन देशों को स्पर्श करती है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। तो तीन देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, तो पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। तो शायद आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सुनंदा नायर का संबंध किस नृत्य से है। सुनंदा नायर, मोहिनीअट्टम। तो सुनंदा नायर का संबंध मोहिनीअट्टम से है। सुनंदा नायर बहुत पूछा जाता है फैक्ट। और ये जो मोहिनीअट्टम है ये किस राज्य का है, शास्त्रीय नृत्य केरल का। अगला ऑप्शन है भरतनाट्यम, ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु। तो एक व्यक्तित्व का नाम बहुत पूछा जाता है, रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनका संबंध भरतनाट्यम से, भरत मुनि का संबंध भरतनाट्यम से है। ओडिसी, तो एक नाम यहां से बहुत पूछा जा रहा पेपर में, केलुचरण, केलुचरण महापात्रा, इनका संबंध है ओडिसी से। ओडिसी कहाँ का है, जैसा कि नाम है उड़ीसा, ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया, ये असम का शास्त्रीय नृत्य है और इससे जुड़े हुए जो व्यक्तित्व हैं उनका नाम है शंकर देव।
तो ये सभी नाम आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए हैं। शंकरदेव का संबंध किससे है? सत्रिया से है। केलुचरण महापात्रा का संबंध ओडिसी से है। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध भरतनाट्यम से। सुनंदा नायर का संबंध मोहिनीअट्टम से है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। अगला क्वेश्चन है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इसके तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन सिद्धांत या तीन प्रमुख शब्द जोड़े गए हमारे संविधान के जो उद्देशिका है उसमें। तो आज तक हमारे उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन हुआ है 1976 में, 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के तहत बड़े पैमाने पर हमारे संविधान में संशोधन हुआ। ये संशोधन तो केवल उद्देशिका में हुआ, और भी बहुत से संविधान में संशोधन हुए इसी संविधान संशोधन के तहत। जैसे 42वें संविधान संशोधन के तहत ही मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो ऐसे कई प्रकार के संशोधन हुए, कई सुधार हुए 42वें संविधान संशोधन के तहत। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और अगला ऑप्शन है आपका 44वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ? 1978 में हुआ। और इसके तहत क्या हुआ कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो प्रारंभ में हमारे संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 1978 में जब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे विधिक या कानूनी या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, तो मूल अधिकारों की संख्या 7 से घटकर 6 रह गई। तो ये याद रखना है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ और इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये काहे से संबंधित है? दल बदल से। तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ और इसके तहत हमारे संविधान में जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख था। इसमें एक भाषा और जोड़ी गई जिसका नाम था सिंधी। तो 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में 8वीं अनुसूची में जो 14 भाषाएं थी उसमें एक नई भाषा जोड़ी गई, सिंधी। तो अब भाषाओं की संख्या हो गई 15। ऐसे संविधान संशोधन करके कई भाषाएं और जोड़ी गई, जिसके कारण वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज हमने अपने इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें मिले थे फरवरी महीने में जो भी एग्जाम हुए उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। और बहुत जल्दी ही अगला लेक्चर लेके आएंगे।